उस दिन जब मैं आप सभी को रविंद्र चौबे वाला किस्सा सुना रहा था, तब मैंने एक बात कही थी कि छत्तीसगढ़ में ढाई साल के मुख्यमंत्री और भूपेश बघेल की इस्तीफा न देने की कहानी भी एकदम अलग से आपको सुनाऊंगा। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आकर बताया, भूपेश बघेल जब राज्यपाल को इस्तीफा देने जाने वाले थे, उस दिन वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि रुकिए, लड़ाई से पहले हथियार नहीं डाला जाता। जब राहुल गांधी ये तय नहीं कर पा रहे थे कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री किसको बनाना है, तब किसने बीमारी का हवाला देकर के मुख्यमंत्री बनने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ में किस मंत्री के दरवाजे पर पटाखा फूटा और दिल्ली में हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार में सीएम बनना और ढाई साल के हुए नुकसान के बारे में यदि आप सुनना चाहते हैं इन तमाम चीजों को, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स, मेरा नाम है देवेश तिवारी। अगर अब तक आपने सीजी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बहुत कुछ मिलने वाला है। पंद्रह साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का शासन था। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के भूपेश बघेल होते थे। लगातार 5 साल तक चले धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जेल यात्रा, इन तमाम चीजों के बाद जब छत्तीसगढ़ में उस दौरान 2018 में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, तो बहुमत के दौरान दो चेहरे उभर कर सामने आए थे। एक थे टीएस सिंहदेव, जो उस समय जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे, और एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल। जय और वीरू की जोड़ी मानी जाती थी तब तक, जब तक कि सरकार और सत्ता में पहुंचने का यह सफर थमा नहीं था। जब यह पता लग ही गया कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में अब तक के इतिहास में सर्वाधिक 68 सीटों के बहुमत के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है और अब सरकार बनने जा रही है, तो काफी मशक्कत चली। कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने दिल्ली में छत्तीसगढ़ से 4 नेताओं को बुलाया। एक भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू। ताम्रध्वज साहू सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो देश की सबसे बड़ी कमेटी होती है उसके मेंबर थे। चरणदास महंत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उनको बुलाया जाना स्वाभाविक था। साथ में बुलाए गए थे दोनों नेता जिनके कंधे पर चुनावी भार जो है वो उन दिनों टिका हुआ था। अब बात हुई कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। आलाकमान चाहता था कि चुपके से ताम्रध्वज साहू का नाम घोषित कर दिया जाए, लिफाफा जाएगा छत्तीसगढ़, जाकर वहां खुलेगा, तब पता चलेगा कि कौन मुख्यमंत्री है। लेकिन बातें किसी तरह लीक हो गई। ताम्रध्वज साहू के घर के बाहर पटाखे फोड़े जाने लगे। तब के एक स्थानीय चैनल जहां मैं काम करता था, उसने अपनी अभिबहन भी भेजी वहां, और उनके घर के सामने पटाखे फूटते विजुअल दिखाई पड़ने लगे। पूरे प्रदेश के कांग्रेस जनों के बीच यह मैसेज गया कि ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री बन गए हैं। दिल्ली में बैठे थे चरणदास महंत, साथ में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव। चरणदास महंत ने कहा, यहां कसरत अलग चल रही है और छत्तीसगढ़ में माहौल अलग बना हुआ है। लड़ाई तो आप दोनों ने लड़ी है, लेकिन मुख्यमंत्री ताम्रध्वज साहू होने जा रहे हैं। तब यह संदेश यहां से दिल्ली पहुंचा। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों ने साथ में मंथन किया कि यार, लड़ाई तो हम लोगों ने लड़ी है और मुख्यमंत्री का चेहरा तो हम दोनों में से किसी एक को होना चाहिए। अब बात पहुंची राहुल गांधी तक। एक बार बैठक, 2 बार बैठक, सहमति बन रही है, नहीं बन रही है, इन तमाम चीजों के बीच राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग मिलकर के तय कर लीजिए करना क्या है। आपसी सहमति बनी कि मुख्यमंत्री दोनों बनेंगे। कितने दिन के लिए? 2.5 साल के लिए एक मुख्यमंत्री, 2.5 साल के लिए दूसरा मुख्यमंत्री। अब इन 2.5 सालों में से पहला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? पहले मुख्यमंत्री बनने की बात को लेकर के टीएस सिंहदेव ने कहा, मेरी उम्र हो चली है भूपेश भाई, मुझे पहले मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए। भूपेश बघेल ने तपाक से कहा, ना आपको शुगर है ना बीपी, इस उम्र में आप इतने स्वस्थ रहते हैं, तो इसलिए आप पहले क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री बनने का अवसर मुझे पहले मिलना चाहिए। 2.5 साल बाद मैं कुर्सी छोड़ूंगा, अवसर आपका होगा। इस तरह से बातचीत हुई और राहुल गांधी के सामने एक सहमति के तौर पर इनकी बातचीत में तय हो गया। अब पहले मुख्यमंत्री 2.5 साल में से पहले टर्म को कौन करेगा, इससे तय हुआ। भूपेश बघेल राज्य पहुंचे, उन्होंने शपथ ली। अब भूपेश बघेल, उनके आसपास के जो अधिकारियों का और व्यापारियों का कुनबा था, उन्होंने 2.5 साल में हर वो चीज की जिसके आधार पर 2.5 साल के बाद भी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने रहे। प्रदेश में प्रचार प्रसार से लेकर के अपने एक अलग अंदाज के कारण भूपेश बघेल की एक पहचान बनी। जो भूपेश बघेल अपने ही पार्टी के नेताओं के मन में जिनके प्रति जूनियरिटी का भाव, नापसंदगी का भाव होता था, उन सबसे कद में काफी बड़े हो चले भूपेश बघेल।
और इस बीच छत्तीसगढ़ में उनसे काफी सीनियर लोग उनके कैबिनेट में ही मंत्रिमंडल में शामिल थे। कई ऐसे नेता भी थे जिन्होंने काफी लंबे समय तक राजनीति की है, उनको अवसर तक नहीं मिल पाया मंत्रिमंडल में शामिल होने का। इस सब के बीच सभी लोग यह मानकर चल रहे थे कि जब 2.5 साल का वक्त बीतेगा तब मौका टीएस सिंहदेव को मिल जाएगा। होना भी यही था। जब 2.5 साल पूरे हुए तो राहुल गांधी ने फिर से भूपेश बघेल को दिल्ली बुला करके एक लाइन का आदेश दिया कि आप जाएं, अब टीएस सिंहदेव का मौका है, उनको अवसर मिलना चाहिए। आगे क्या करना है आप समझदार हैं। भूपेश बघेल रायपुर पहुंचे। लगभग सबको पता था अगस्त के उस महीने में कि इस्तीफा आज कल सुबह भूपेश बघेल राजभवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे। उन्होंने अपने आसपास के बहुत करीबी लोगों को पहले से घर में बुला रखा था, या फिर वो पहले से सीएम हाउस में पहुंचे हुए थे, जिनमें उनके आसपास के रहने वाले उस दौर के अधिकारी शामिल थे, साथ में कुछ नेतागण थे। जब यह बात चली कि कल सुबह जाना ही है, राहुल गांधी ने कह दिया है, अब आदेश तो मानना ही पड़ेगा, इस मोड में भूपेश बघेल चल रहे थे, तब एक धीमी सी आवाज आई। उसने कहा अब इस्तीफा तो देने छे, अब अपन मन के झन दे, थोड़ा लड़के दे, और नहीं तो बात जम गे तो 5 साल के मुख्यमंत्री रहीबे करबे। ये आवाज थी रविंद्र चौबे के बड़े भाई प्रदीप चौबे की। उनके सुर में सुर मिलाया रविंद्र चौबे ने, और चौबे बंधुओं ने यह तय किया कि भूपेश बघेल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आसपास बैठे लोग जो मुख्यमंत्री की कुर्सी की आंच में ताप करके लाल हुए जा रहे थे, उन सबको लगा कि ये एक बात है जिस पर भूपेश बघेल मान सकते हैं और आला कमान के आदेश की नाफरमानी भी कर सकते हैं। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ जंग का। एक एक करके तमाम विधायक, जिन्हें मैं अपनी भाषा में पचलखिया विधायक कहता हूं, 2.5 साल बाद अपना समर्थन करने के लिए जिनको सरकार के अलग अलग आने वाली राशि में से उपकृत किया जाता रहा है, इसकी चर्चा प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि क्या कुछ उस दौर में चलता था। ये जो विधायक थे, इन विधायकों को एक एक करके दिल्ली भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। तब का एक बयान वायरल हुआ था, आपको अच्छे से याद होगा। आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं? मेरी बेटी पढ़ती है। आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं? मुझे दरअसल वहां कुछ काम है। आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं? मुझे डॉक्टर को दिखाना है। आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं? मैं मनाली जाना चाहता हूं, वाया फ्लाइट दिल्ली के होकर जा रहा हूं। ये तमाम लोग जब दिल्ली पहुंचने लगे तब समझ में आया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा क्या होने वाला था? दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी। 10-1 विधायकों को छोड़ करके तमाम विधायक, मंत्रिमंडल के साथी सब दिल्ली पहुंच चुके थे। मांग क्या थी आलाकमान से? कि भूपेश बघेल को कंटिन्यू करने दिया जाए, क्योंकि सब किसी न किसी रूप में उपकृत हो चुके थे। विधायकों को विधायक रहते हुए किसी को निगम, किसी को मंडल, किसी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, किसी को अलग अलग आयोगों में जगह, प्राधिकरणों में जगह दे करके लगभग सेट कर लिया गया था कि 2.5 साल बाद जब मैं या ये में से चुनने की नौबत आए तो मैं को ही चुना जाए। इस चक्कर में कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता पीछे रह गए, जिनको निगम मंडलों में उस दौरान अवसर मिल सकता था। नतीजा यही हुआ कि जब चुनाव सामने आए तब कांग्रेस पार्टी के भीतर एक धड़ा ऐसा था जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उनकी सरकार रिपीट हो, क्योंकि सरकार आने के बाद भी सारी जुगत तो इस बात पर बनी रहती है कि सरकार बनी कैसे रहे। कामकाज और योजनाओं की समीक्षा किसी और दिन कर लेंगे। आज जिस चर्चा को हम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। तब तमाम नेता दिल्ली पहुंचे। जो लोग यहां से ये कहकर रवाना हुए थे कि किसी को मनाली जाना है, किसी को कुल्लू जाना है, ये तमाम लोग एयरपोर्ट के नजदीक एक होटल से बस में बैठते हुए दिखाई पड़े। बस जाकर के रुकी पीएल पुनिया के आवास पर। देवेंद्र यादव ने पीएल पुनिया का पांव पकड़ लिया कि चलिए एआईसीसी, मुलाकात कराइए अध्यक्ष जी से। हम सब विनती लेकर के आए हैं कि भूपेश बघेल को ही प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने दिया जाए। इन सबके बीच तमाम नेता पूरी दोपहर कसरत करने के बाद, जो विधायक आमतौर पर दिल्ली जाते हैं तो जुगाड़ के सदनों में रुकने की अपेक्षा करते हैं, वो दिल्ली के ले मेरिडियन होटल जैसे होटल में पूरी रात इस बात की चिंता कर रहे थे, बैठकर चिंतन कर रहे थे कि कल की सुबह क्या होने वाला है। राहुल गांधी के साथ मुलाकात बड़े नेताओं की हुई। लगातार एआईसीसी ऑफिस के भीतर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। काफी धक्का मुक्की हुई। हमारे भी कुछ एयरपोर्ट्स वगैरह वहां भीड़ में गुम गए। मैं वहां पर खड़ा हुआ था, मैंने तमाम चीजें अपने आंखों से देखी। आखिरी में जब भूपेश बघेल बाहर निकले राहुल गांधी के घर से, तो चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो कह रहे थे कि राहुल गांधी से बातचीत हो गई है, वो आने वाले हैं, हम निमंत्रण देने आए हैं।
आखिर हुआ भी वही। कुछ दिन बाद राहुल गांधी पहुंचे छत्तीसगढ़। उनको एक बड़ी झांकी बनाते हुए पंडालों के अंदर घुमा घुमा कर दिखाया गया कि भूपेश बघेल की सरकार कैसा काम कर रही है। बागी होने के बजाय टीएस सिंहदेव ने, आलाकमान ने जो कहा उसको मानने में अपनी भलाई समझी और एक समय के बाद टीएस सिंहदेव ऐसे मंत्री बने जिन्होंने मंत्री पद से नहीं, अपने एक विभाग, पंचायत विभाग से इस्तीफा दिया। यानी पंचायत विभाग का विभाग को छोड़ा, जिसे इस्तीफे के रूप में प्रचारित किया गया। बाद में जो डिप्टी सीएम वो 5 साल पहले बन सकते थे, वो सरकार जाने के कुछ एक महीने पहले उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया। और हुआ भी वही कि छत्तीसगढ़ में तमाम चीजें बेहतर होने के बाद भी, किसानों को ठीक ठाक पैसा मिलने के बाद भी भूपेश बघेल की सरकार चली गई, क्योंकि सारी जुगत तो 2.5 साल बचाने में, बनाने में, कुछ साल कोरोना में और कार्यकर्ताओं से बढ़ती हुई दूरियों के कारण वह सरकार 72 सीटों के बहुमत तक जो सरकार पहुंच गई थी, उस बहुमत को 35 सीटों पर आकर के ठहरना पड़ा। अगर आप इसी तरह से और कोई राजनीतिक किस्सा छत्तीसगढ़ का सुनना चाहते हैं तो इसके बारे में जरूर बताइएगा। हो सकता है कि स्मृति में कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन मोटा माटी कहानी वैसी ही रहती है जो हम अलग अलग सोर्सेस के आधार पर इकट्ठा करते हैं। और जिन नेताओं के बारे में किस्से होते हैं वो तो आजीवन इन तमाम बातों का खंडन करते रहते हैं, तब तक जब तक कि उनकी अपनी कोई किताब उनका कोई करीबी न लिख दे। अगर आपको इस तरह से और किस्से सुनने हैं, किसी नेता का परिचय सुनना है, किसी नेता के कामकाज का तरीका सुनना है, तो कमेंट बॉक्स में नाम उनका लिखिएगा जरूर। हम उनके बारे में, उनके कामकाज के बारे में जरूर बताएंगे। कोई किस्सा सुनना हो, उदाहरण के लिए अमित जोगी को पार्टी से बाहर कैसे निकाला गया था कांग्रेस पार्टी से, अगर ये किस्सा सुनना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली बार आपको ये किस्सा सुनाएंगे। जोहार।